तो बायोकेमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जो है उसमें आज हमको पढ़ना है एटम्स के बारे में। और एटम्स के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे मैटर के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ताकि आप सभी को मजा आए। बहुत ही सिंपल रखेंगे लेक्चर को। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मैटर की कि मैटर होता क्या है। मैटर को हिंदी में हम पदार्थ भी कहते हैं। अब जो मैटर है क्या होता है, तो देखिए ऐसी कोई भी वस्तु जिसे आप फिजिकली छू सकते हो, आप टच कर सकते हो ना, वो मैटर है। एनीथिंग अराउंड अस, जितनी भी चीजें आप लोगों को दिख रही हैं जिन्हें आप छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, वो मैटर है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर पेन है तो पेन मैटर है, आपकी बुक मैटर है, जितनी भी चीजें हैं। और खास बात करें थोड़ी सी, तो हर मैटर का अपना एक मास होता है और ये स्पेस एक्वायर करती है, मतलब जगह घेरती है। जैसे अगर मैं यहां बैठा हूं तो मैं भी मैटर हूं और मैंने भी जगह को एक्वायर किया है। आप हैं, आपने भी किया है। ये हमारे आसपास गैस है तो गैस ने भी जगह को एक्वायर किया है, घेरा है। तो ये सभी जो हैं वो क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं मैटर कितने टाइप का होता है। तो मैटर बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। हिंदी में बात करें तो प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ, और मिक्सचर को हम कहते हैं मिश्रण। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं शुद्ध पदार्थ की। तो देखिए शुद्ध पदार्थ में दो चीजें आती हैं। एक होता है तत्व जिसे हम एलिमेंट भी कहते हैं। अब एलिमेंट की खास बात यह होती है कि एलिमेंट जो है वो एक ही जैसे कणों से मिलकर बना होता है, एक ही जैसे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपकी पीरियोडिक टेबल में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व हैं। वहीं अगर शुद्ध पदार्थ की या प्योर सब्सटेंस की दूसरी फॉर्म की बात करें हम, तो वो होता है यौगिक। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड जब तत्व मिल जाते हैं एक निश्चित मात्रा में तो उसे हम यौगिक कह देते हैं, कंपाउंड कह देते हैं। जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, कंपाउंड है। H2O जल एक यौगिक है, कंपाउंड है। तो ये दोनों ही कैटेगरीज मैटर की प्योर सब्सटेंस से बिलोंग करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं मिक्सचर की। तो देखिए मिक्सचर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेट्रोजेनस। इसे कहते हैं समांगी और इसे कहते हैं विषमांगी। अब देखिए होमोजेनस क्या होता है। अगर आप दो चीजों को ऐसे मिलाएं कि उन्हें आप फिजिकली अलग नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम मिश्रण कंसीडर करेंगे या मिक्सचर कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गिलास लिया और गिलास में थोड़ा सा सॉल्ट और वाटर ऐड कर दिया। होगा क्या, थोड़ी देर बाद
जो सॉल्ट है वो वाटर में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि छू मंतर हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। अब मैं आपसे कहूं कि हाथ डाल करके आप उस नमक को बाहर निकालिए, तो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल सही, नहीं पॉसिबल। तो होमोजीनस का मतलब ये है कि जब दो चीजें कुछ इस तरह से मिल जाए कि उन्हें अलग करना फिजिकल मेथड से संभव नहीं हो, तो उसे हम होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे या समांगी मिश्रण कहेंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि होमोजीनस मिक्सचर जो है वो लिक्विड ही हो। यहां हम अगर एलॉयस की बात कर लें, जैसे कि जो पीतल है मिश्र धातु, ये बनती है तांबा और जिंक से, जो कि टोटली सॉलिड है, पर आप इसे भी अलग नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? आपके घर में पीतल के बर्तन होंगे, आपसे कहूं कि उसमें से तांबा और जिंक अलग कीजिए, तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, लिक्विड के केस में तो हम बता ही चुके हैं, सॉल्ट एंड वाटर। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन है और उसके बाद आती है। अब आप जब गैसों को इनहेल कर रहे हैं तो आपके ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी आपकी बॉडी में जा रही है। क्या कोई ऐसी मेथड है जिससे आप उसको सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं मैं आज ऑक्सीजन ही लूंगा, मैं नाइट्रोजन नहीं लूंगा, या एनवायरमेंट में मान लो कोई दूसरी गैस है तो आप उसको इनहेल नहीं करोगे? करेंगे। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये दोनों ही गैसें आपकी बॉडी में अंदर जाएंगी। हाँ सॉरी, रेस्पिरेशन नहीं बोल सकते हम, ब्रीदिंग का फिनोमिना है ये, रेस्पिरेशन अलग थिंग है। तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी जाएगी, तो यहां भी आप फिजिकली अलग नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स ये भी क्या है? होमोजेनस मिश्रण या समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण तीनों प्रकार का होता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेट्रोजेनस की, तो हेट्रोजेनस में ऐसे सॉल्यूशंस आते हैं या ऐसे मिक्सचर आते हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक आता है कोलाइट और नेक्स्ट है सस्पेंशन। हाँ, सस्पेंशन का हिंदी में भूल चुका हूं, आप देख लीजिएगा। तो कोलाइड और सस्पेंशन दो कैटेगरी है इसमें। अब कोलाइड में ऐसे मिक्सचर आते हैं जो देखने में तो ऐसा लगेगा कि टू सॉल्यूशन जैसे हैं, उनको अलग नहीं कर सकते, लेकिन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मिल्क। अब आपको लगता है कि मिल्क के अंदर से क्या चीजें अलग हो सकती है, लेकिन आप करते हैं, आप मिल्क में से घी अलग करते हैं, आप मिल्क में से जो प्रोटीन है वो अलग कर सकते हैं। इन द सेम वे ब्लड, अगेन दिखने में तो ट्रू सॉल्यूशन जैसा दिखता है, लेकिन आपको पता है कि इसमें से आप आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब आप अलग कर सकते हैं। तो कोलाइड में ऐसी ही चीजें आती हैं जो दिखने में तो ट्रू सॉल्यूशन जैसे दिखती हैं, बट दे कैन बी सेपरेटेड इजिली बाय सम अदर मेथड्स। इन केस ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो ऐसे सॉल्यूशन होता है जिनको हम बहुत इजीली अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पानी और इसमें मैंने दो पत्थर डाल दिए छोटे छोटे, तो आप इन्हें हाथ डाल करके अलग कर सकते हो, या पानी को अलग करोगे, पत्थर अलग करोगे तो हो जाएंगे। तो इन्हें हम कहते हैं सस्पेंशन। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा में हम थोड़ा बहुत पढ़े तो मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो होती हैं ठोस,
सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस। ये तीन सभी को पता है। इसके अलावा दो स्टेट्स के बारे में और थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। हालांकि अभी यूनिवर्सली तो 7 स्टेट्स हैं, बट 5 से काम आपका चल जाएगा। एक और स्टेट है जिसे कहते हैं प्लाज्मा। और द नेक्स्ट वन इज बीईसी। ओके, प्लाज्मा, इसे कहते हैं हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखिए, 3 स्टेट्स के बारे में तो आपको पता है। हम ये 2 स्टेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्लाज्मा, जब कभी भी कोई सब्सटेंस इतना गर्म कर दिया जाए कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आयनिक फॉर्म में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, जो कि देखी जाती है सन के अंदर। या बिजली कड़कती है, थंडरबोल्ट है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो जो ऊर्जा का एक घेरा आपको नजर आता है, एक चमक जो नजर आती है, वो जो ओरा नजर आता है, वो कहलाता है आपके पास में प्लाज्मा। दैट इज अ सुपर हॉट कंडीशन। सुपर हॉट कंडीशन, इसमें आपको एक प्लाज्मा स्टेट दिखाई देगी। अगेन, इस प्लाज्मा का ब्लड के प्लाज्मा से कोई रिलेशन नहीं है। बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो ये सुपर कूल कंडीशन होती है। सुपर कूल कंडीशन, इसमें जो टेम्परेचर है वो आपका वरी करता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर होता है, तो हम इस स्टेट को कहते हैं हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। और जब ये टेम्परेचर होता है तो जो चीजें हैं वो कंडेंस हो जाती है। दैट मीन्स देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इस स्टेट में पार्टिकल किसी भी तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर ही नहीं पाते हैं, ट्रांसफर कर ही नहीं पाते हैं। तो इस स्टेट को कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हालांकि CSIR या UGC के द्वारा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बट ओवरऑल नॉलेज मैंने आप लोगों को ये बात बता दी गई। चलिए, अब सपोज आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन कि विच वन इज अ प्योर सब्सटेंस। इनमें से प्योर सब्सटेंस क्या है? ऑप्शन है आपके पास में, घी, शक्कर। आप लोगों के लिए घी को हम देसी घी बना देते हैं, शुद्ध देसी घी। गंगाजल या गोमूत्र। चलिए जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए कि इन चारों में से कौन जो है प्योर है या शुद्ध पदार्थ है। 2 मिनट का वक्त है आप सभी के पास, बिल्कुल देखिए। चलिए, आप लोगों ने देख लिया होगा जो भी है, तो चलिए मैं बता देता हूं। यहां पर प्योर सब्सटेंस है आपकी शक्कर। बिकॉज शक्कर का अपना फॉर्मूला होता है C12H22O। अकॉर्डिंग टू साइंस, आप धर्म के हिसाब से देखेंगे तो आप अपने आंसर बदल सकते हैं, बट साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो शुद्ध पदार्थ है वो क्या है? C12H22O11 शुगर, जिसे हम सुक्रोज भी कहते हैं। तो ये जो है प्योर सब्सटेंस है। चलिए आगे चलते हैं इसी टॉपिक में और मूव करते हैं हमारे
नेक्स्ट बड़े कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं हम एटम या परमाणु। बहुत प्यारा टॉपिक है और CSIR ने अपने बायोकेमिस्ट्री की फर्स्ट जो हमारी यूनिट है इसका पहला ही टॉपिक है ये। तो बात करते हैं एटम के बारे में। मैं अगेन आपको बता दूं, हम ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं, बहुत बेसिक सी बात करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो देखिए, एटम को हम कहते हैं हिंदी में परमाणु, परमाणु, परमाणु। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको प्योर सब्सटेंस में एक फॉर्म बताई थी, एलिमेंट या तत्व। तो देखिए, तत्व का जो छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा, विच कांट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उससे हम कंसीडर करते हैं परमाणु। उसे हम क्या मानते हैं? परमाणु मानते हैं, एटम मानते हैं। अब अगर एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम में सबसे बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस या नाभिक। इसके बाद हम अगर बात करें तो इसके सराउंडिंग में कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं। इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट, या हिंदी में कहें तो कक्ष भी कहते हैं। इसके और भी नाम है, आप इसे शेल भी कह सकते हैं या इसे एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, इसे कोश भी कहते हैं और ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। एक न्यूक्लियस में एक एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। इस पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है उनका रोटेशन होता है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में अगर हम बात करें तो यहां दो पार्टिकल आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, बट इसका खुद का मास होता है, और वो मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और जितना मास न्यूट्रॉन का होता है लगभग उतना ही मास प्रोटॉन का भी होता है, वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। हालांकि लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस है दोनों के डिजिट में, लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसीडर कर सकते हैं। प्रोटॉन पर आपको चार्ज दिख रहा है, उस चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चार्ज की वैल्यू जो यूनिट जो है वो कूलम होती है। एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन चार्ज आप देख रहे हैं, तो इस पर चार्ज होता है सेम जैसा कि प्रोटॉन पर होता है, उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, और वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मास की बात करें तो मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में काफी कम होता है, और वो होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -28
ग्राम। अब देखिए इन वैल्यूज को, जो 28 है, 24 है, आप इसे किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 10⁻³ जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो ग्राम में मास है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका केजी में। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसे आप अगर केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने पर यह हो जाए आपके पास में। यहाँ 7 लिखना भूल गया मैं। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा जब आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई 10⁻³ से मल्टीप्लाई आप कर देंगे, इसको 3 जीरो बढ़ा देंगे तो आपके पास में हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। सॉरी केजी। चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में। तो ये मास था आपके पास में 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, which is again in kg converts 9.1 10⁻⁻31 kg। तो अगर यहां देखा जाए तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस इतना बड़ा है कि हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। कुछ है ही नहीं। इट्स जस्ट लाइक कि आप वेइंग मशीन पे चले और आपका एक बाल नीचे गिर गया, इससे आपके वजन में कोई खासा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का जो वजन है वो बाल बराबर है। तो इसलिए जब भी हम मास को कंसीडर करते हैं, मास को कैलकुलेट करते हैं, तो हम बात करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास की, ना कि इलेक्ट्रॉन के मास की। चलिए नेक्स्ट है, कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए एक एटम के बारे में। फर्स्ट है एटॉमिक नंबर। तो देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज जस्ट अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसे हम कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर। ध्यान दीजिए किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। जबकि किसी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्या हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं कर सकते थे? हम प्रोटॉन की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कि हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर तो हम इलेक्ट्रॉन भी ले सकते थे। तो देखिए क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है
तो उस कंडीशन में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या शेयरिंग के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज करता है या इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ या घट सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन का जो नंबर है वो कभी भी बढ़ता या घटता नहीं है। सडनली तो नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रोटॉन के नंबर डिक्रीज नहीं होते हैं या बदलते नहीं है, बदल सकते हैं, बट उसके लिए अलग केस है, वो काफी लंबी प्रोसेस है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के डीके के बारे में आगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मतलब केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के नंबर बदल सकते हैं लेकिन प्रोटॉन के नंबर बदलते नहीं है। सो क्योंकि प्रोटॉन का नंबर जो है एक कांस्टेंट है, इसलिए हम उसे एज अ एटॉमिक नंबर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए Na है। आपको पता है कि Na जो है उसका नंबर कितना होता है? 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब यहां इस सोडियम को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको डोनेट करना पड़ेगा। तो होना क्या है, Na के पास फिलहाल इलेक्ट्रॉन भी 11 है, Na के पास फिलहाल प्रोटॉन भी 11 है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए होगा क्या कि Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na पॉजिटिव में। देखिए जो Na पॉजिटिव में आपको दिख रहा है ये प्लस, इसका मैथ्स के पॉजिटिव से कोई लेना देना है, कोई भी लेना देना है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहां आपका एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो कितने हो गए? 10। लेकिन प्रोटॉन स्टिल कितने हैं? 11। तो ये जो 11 प्रोटॉन है वो क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे? डोमिनेंस। और यही डोमिनेंस आपको शो होता है, इसलिए आपको Na पॉजिटिव शो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है बट प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसलिए हम एटॉमिक नंबर जब भी कंसीडर करते हैं तो हम ऑलवेज लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और देखिए एटॉमिक नंबर जब आप लिख रहे हैं तो इस केस में आपको इसे Na के नीचे 11 लिखने की जरूरत नहीं, या कार्बन के नीचे 6 लिखने की जरूरत नहीं। अगर वो कार्बन है तो इसका मतलब है कि उसके पास 6 प्रोटॉन्स होंगे ही होंगे। तो भाई साहब अगर वो 7 होता तो कार्बन नहीं होता ना, वो तो नाइट्रोजन होता। इसलिए अगर आप C लिख रहे हैं तो दैट मीन्स अंडरस्टूड है कि कार्बन का नंबर 6 ही होता है। तो आपको यहां पर ये 6 लिखने की या 11 लिखने की सोडियम के केस में जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक, जो कि है एटॉमिक मास। अब देखिए एटॉमिक मास, so sum of nucleons, that means protons plus neutron in an atom is known as atomic mass। इसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल we know atomic mass of sodium is 23 और हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं सोडियम में? अभी बताया था 11।
तो न्यूट्रॉन हमें पता नहीं है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या होगा, 23 माइनस 11 इक्वल टू आ गया आपके पास में 12। मतलब न्यूट्रॉन का कितने हैं यहाँ पर, 12 न्यूट्रॉन्स। 12 न्यूट्रॉन्स प्लस 11 प्रोटॉन इक्वल टू 23। तो एटॉमिक मास आपको समझ में आया। चलिए फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं रोकते हैं। कल हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार और लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।